हेलो दोस्त। लोगों को बहुत सारी क्वायरी आने लगी है, जैसा कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के वीडियो कल आपको बना के दे दिए थे। उसमें लोगों का क्वायरी ये आ रहा है कि बाकी का प्रोसेस क्या होगा। एक मैं ब्रश ले लूँ थोड़ा, उसके बाद आपसे बात करते हैं। तो यहाँ पे लोगों को क्वायरी ये आने लगी है कि सबसे पहला क्वायरी आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम आरआरबी लेगा या नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी लेगा। दूसरा क्वेश्चन, इसमें इंग्लिश भी सिलेबस में होगा क्या। तीसरा, CBT2 एप्टीट्यूड टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, टेक्निकल टेस्ट बैंक का अलग होगा, इसका क्या होगा, मेन रूप से है। तो इन सारे बातों पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लोगों को दिखा देते हैं एक बार और से कि इसमें देखिए कॉमन टेस्ट करने का मतलब एक ही है। सिंपल सी बात है कि हर एग्ज़ाम की अलग अलग CBT1 होती थी। ध्यान दीजिएगा, जितनी भी एग्ज़ाम का भीड़ होता था यानी मैक्सिमम लोग अप्लाई करते थे, वो CBT2 में होता, CBT1 में होता था, जिसमें एग्ज़ाम लेने के लिए कम से कम काफ़ी लंबा समय लग जाता था। और वही कैंडिडेट फिर दूसरे एग्ज़ाम में अप्लाई कर देते थे, फिर भी वहाँ भीड़ हो जाती थी। फिर वही कैंडिडेट तीसरे एग्ज़ाम में कर देते थे, वहाँ भी भीड़ हो जाती थी। यानी हर एग्ज़ाम में आप देखें, एनटीपीसी का मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, तो यहाँ पे 1.34 या 1.25 करोड़ लोगों ने अप्लाई कर दिया है। इसमें से हो सकता है 50% कैंडिडेट, 30% कैंडिडेट, 20% कैंडिडेट एसएससी में भी अप्लाई कर रखे होंगे, हो सकता है। और अलग जैसे आपका एग्जाम होता है उसमें भी अप्लाई कर रखे होंगे, बैंक में भी कर रखे होंगे, क्योंकि जॉब तो सबको चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता था, एग्जाम लेने में डिले होती थी, क्योंकि लंबा प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि हर एक एग्जाम में नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा हो जाएंगे। इसको एलिमिनेट होगा इस एग्जाम से। नहीं तो आप देख रहे हैं कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट से बहुत कुछ सुधार नहीं होने वाला, क्योंकि इससे आपका एग्जाम का समय कम होगा और एक बार एग्जाम हो जाएगा बस। इसके बाद लोगों का सवाल दूसरा आ गया कि अगर ये एग्ज़ाम ले लेगा और आरआरबी में वैकेंसी नहीं आई, एसएससी में वैकेंसी नहीं आई, एसएससी तो रेगुलर लेता है हर साल, आरआरबी रैंडम लेता है, आईबीपीएस बैंक में एग्ज़ाम नहीं हो, वैकेंसी निकलेगी, तो क्या हमारा क्या रहेगा। तो दोस्त आपने देखा कि इसको 3 ईयर वैलिडिटी है, 3 ईयर तक जब भी वैकेंसी आएगी तब तक अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में आपके पास ऑप्शन ये भी रहेगा कि हर साल में 2 बार ये एग्ज़ाम होगा, तो आप दूसरी बार के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी यही बेनिफिट है। वैकेंसी इस एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी के कहने के मतलब ये वैकेंसी नहीं निकालेगा, वैकेंसी तो आपकी आरआरबी ही निकालेगी, एसएससी ही निकालेगी, और आपकी जो आईबीपीएस की या और जितने भी रिक्रूटमेंट एजेंसी है, करीब 20 छोटे मोटे और भी हैं, उन लगा के सब वो लोग एग्ज़ाम लेंगे। अब एग्ज़ाम वहाँ से होगा, तो इस एग्ज़ाम का बेनिफिट एक ही रह गया कि कलेक्टिव रूप से आपकी भीड़ कम हो जाएगी। अब लोगों का है कि सिलेबस में क्या हमें इंग्लिश भी पढ़ना पड़ेगा, तो हो सकता है कॉमन जनरल इंग्लिश सिलेबस में हो जाए, लेकिन इसकी सिलेबस अभी डिस्प्ले नहीं हुई है, तो इसलिए अभी आपको इसके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर होगी तो आपको इसको प्रिपरेशन करनी चाहिए। अब ध्यान देने बात है कि कुछ लोग कहते हैं कि इंग्लिश का क्वेश्चन हो जाएगा तो मैं पास नहीं हो पाऊँगा। दोस्त, ये नॉर्मल होगा एग्ज़ाम। इस एग्ज़ाम में एक कॉमन, जैसा कि आपने देखा था रेलवे में 40% यूआर के लिए, 30% आपका ओबीसी के लिए, और आपकी 25% एससी के लिए, और एससी के लिए 30% और एसटी के लिए आपको 25%। कुछ इसी तरह का एक क्राइटेरिया यहाँ पे सेट होगा, जिसमें आपको ए नंबर लाने होंगे। तो 10 इंग्लिश के क्वेश्चन भी अगर इसमें इंसर्ट हो जाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 10 में से अगर 2, 4, 5 भी अगर आप बना पाएंगे तो ये एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर जाएंगे। बहुत कोई मुश्किल होने वाली नहीं है। हाँ, जिन लोगों के साथ एकदम बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम है, हो सकता है उनके लिए प्रॉब्लम हो, तो थोड़ा सा आपको इसको प्रिपरेशन पे ध्यान देना होगा। तो समझ गए, ये एलिजिबिलिटी होगा, ना कि ये पास मार्क होगा। यहाँ से कोई मेरिट बनने वाला नहीं है, मेरिट नहीं बनेगा। यहाँ से डायरेक्ट आपको आगे की एग्ज़ाम के लिए अप्लीकेबल होना है। तो ये एग्ज़ाम का बाकी पैटर्न आपने देख ही लिया है। दूसरा क्वेश्चन था लोगों का, जो कॉमन सी क्वेश्चन था सब लोगों का, कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम आरआरबी लेगा या नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए लेगा। तो ध्यान दीजिएगा, एनआरए की इसमें कोई रोल नहीं है। वैकेंसी कब की है तो आप ध्यान दीजिएगा, 2019 की है। एनआरए कब से लागू हुआ है तो 2020 में अभी
प्रोसेस शुरू हो रही है। यानी 2019 में जो लोग फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं उनको कैसे 2020 वाले के साथ एक साथ ला सकते हैं, लाएंगे तो 2019 वाले जो फॉर्म भरे हैं उनकी क्या गड़बड़ होगी। तो ध्यान दीजिए, इसकी एग्जामिनेशन आपको आरआरबी ही लेगा। बाकी आपकी आगे की जो वैकेंसी हो सकती है, कुछ लोगों का कमेंट आया था कि एसएससी की एग्जाम की जो रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन सितंबर में आने वाली है उसका क्या होगा, तो वो डिपेंड करेगा आपका नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की प्लानिंग पे कि या नोटिफिकेशन को अभी निकाल दे और इसको सेटअप कर ले, या इनकी सेटअप होने तक इसको वैकेंसी को होल्ड भी कर सकते हैं। तो जनरली दोनों कंडीशन पे निर्भर करता है। जनरली नोटिफिकेशन आने की संभावना है, हाँ, जब भी आपका एग्जाम का अनाउंस होगा तो तब तक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी होगा एसएससी के केस में। अब सवाल लोगों को उठता है कि मैं तो आईटीआई कर रखा है, मैं तो डिप्लोमा कर रखा हूँ, मैं तो 10th कर रखा हूँ, मैं तो 12 कर रखा हूँ, क्या होगा। तो देखिए दोस्त, यहाँ क्वालिफिकेशन बेस्ड एग्जाम होगा, सबकी एक डिटेल प्रोसेस आएगी जब एग्जाम होगी उसमें। तो ग्रेजुएशन के लिए 12 के लिए अलग, 10th के लिए अलग एलिजिबिलिटी है। इसके अनुसार से आपको डिसाइड होगा कि आपकी आगे की प्रोसेस में क्या अप्लाई कर सकते हैं। यानी आपने ग्रेजुएशन नहीं कर रखा, आईटीआई किए रखा है, तो आईटीआई आपको 12th के श्रेणी में लिया जाएगा या 10th की श्रेणी में लिया जाएगा, ये डिसाइड गवर्नमेंट करेगी। और वो जब डिसाइड हो जाएगा तो आप उसमें एग्जाम दे देंगे। उसके बाद CBT 2 एप्टीट्यूड टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट या कोई और सा स्किल टेस्ट होता है, ये सारा टेस्ट लेने का अधिकार किसको होगा, वो उसी एजेंसी को होगा जिसकी वैकेंसी रहेगी। ध्यान दीजिएगा, आरआरबी की आरआरबी, एसएससी की एसएससी, और जिसका और है उसका होगा। तो ध्यान दीजिएगा, वहाँ से आप एलिजिबल हो गए। यानी मान लिया आपको एक बार हमने एक लाइन में बता दिया था, आपने 40 नंबर लाके यूआर में क्वालिफाई कर लिए। अब जब आगे यूआर की क्वालिफाई हो गए, एससी एसटी के क्वालिफाई हो गए, या कॉमन हो सकता है कि सबका कॉमन भी क्वालिफाई हो, तो कॉमन क्वालिफाई हो गए, वहाँ से आपने अप्लाई कर दिया कि आरआरबी की वैकेंसी निकली। तो आरआरबी की वैकेंसी जब निकलेगी, ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी लोगों ने पूछा है कि 3 साल तक अगर आरआरबी की वैकेंसी नहीं निकलेगी तो क्या होगा। तो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के अनुसार से आप आरआरबी में अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे। सिंपल सी बात है, जब नौकरी नहीं तो आपका इस टेस्ट का बेनिफिट क्या। बेनिफिट तो तभी होगा जब आपका NRA एग्जाम लेने के बाद आपकी रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी जहाँ की जॉब है वहाँ वैकेंसी निकले। वैकेंसी निकलेगा तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अब उसके बाद जब लोग अप्लाई कर पाएंगे तो वो उसके लिए अब एग्जाम में क्या होगा। पहले 1.25 करोड़ लोग अप्लाई कर रहे थे उस पोस्ट के लिए, जैसे LP टेक्नीशियन में 45 लाख लोग अप्लाई किए थे करीब करीब। अगर आप ग्रुप डी की देखें तो पिछली बार 1.89 लाख लोग थे, करोड़ थे। उसी तरह इस बार का अगर देखें तो 1.15 करोड़ ऐसा लोगों ने अप्लाई किया है। तो ये संख्या CBT 2 में जाके लिमिट हो जाएगी। जैसा कि आपने देखा था कि LP CBT के बाद 15 गुना, NTPC में 20 गुना लेना है, तो ये केवल मात्र 20 गुना कैंडिडेट को ही यहाँ CBT 2 में कंडक्ट कराएगा। उसके लिए क्या परफॉर्मेंस होगी, क्या डिटेल होगा, वो बाद में आएगा। लेकिन CBT 2 में कम लोगों को अप्लाई करने का, यानी जो एप्लीकेबल है वही लोग करीब करीब अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है ये क्राइटेरिया 20 से 30% भी कर दे या कुछ कर दे। तो क्या होगा यहाँ पे बेनिफिट ये होगा कि जब CBT 2 का एग्जाम होगा तो इसमें टाइम कम लगेगा। टाइम कम करने का मतलब कि नंबर ऑफ कैंडिडेट कम तो टाइम कम। यानी पहले एग्जाम 2 मंथ ये चलता था आरआरबी के द्वारा और सब एजेंसियां अलग अलग काम करती थी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनके पास सिलेक्टेड कैंडिडेट हो गया। मान लीजिए इनके पास 10,000 वैकेंसी है तो केवल 2 लाख लोगों को एग्जाम लेना है। एक मैं रफ आइडिया बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस एग्ज़ाम को आसान से कंडक्ट कर पाएगा। यही बेनिफिट है और यही प्रोसेस है। तो कॉमन रिक्रूटमेंट एजेंसी का जो प्रोसेस है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, बुरा भी नहीं है और बहुत अच्छा भी नहीं है। अच्छा जब बनेगा जब आपकी बोर्ड में वैकेंसी आएगी और बोर्ड उसके बाद कितना जल्दी टेकअप करके आपकी यहाँ से एग्ज़ाम ले लेगा, तब इसका बेनिफिट होगा। थैंक यू, धन्यवाद।